हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इसको हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो हमने अपने चैनल पर पहले से अपलोड कर दी है। ये हमारी चौथी वीडियो लेक्चर हो रही है हमारा। यदि आपने वो 3 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो 3 वीडियो भी ज़रूर देखना। उन तीनों वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप उन 3 वीडियो को भी ध्यान से देख सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का निर्माण। अब ये कैसे फॉर्मेशन होता है इसके लिए हम बात करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को आप ध्यान से देखना, एक एक बात समझते हुए, और चैनल को बाद में सब्सक्राइब करना यदि आपको समझ में आया। यदि आपको लगे वास्तव में कि कंटेंट आपसे रिलेटेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं तो उनके शेयरिंग से एक बॉन्ड जनरेट होता है, उस बॉन्ड को कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर बात? अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड जैसे जनरेट होता है, इसके रिगार्डिंग एक पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने एक विचार दिया था, पोलिंग ने। और पोलिंग ने बताता कि ऑर्बिटलों के ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड जनरेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू पोलिंग by the overlapping of atomic orbital form covalent bond। क्लियर बात? यानी कोवलेंट बॉन्ड कैसे जनरेट होते? बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू पोलिंग। पोलिंग ने ये विचार दिया था। ठीक है, पोलिंग का क्या विचार था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो उनके ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्लियर? अच्छा, अब कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानते हैं कितने टाइप्स का होता है। क्लियर? कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। वन इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। सिग्मा बॉन्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस सिंबल से। सिग्मा बॉन्ड को इस सिंबल से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात। अच्छा, दूसरी बात, जो सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग लिखते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं तो उनके द्वारा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। क्लियर बात? तीसरी बात, जब सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो वो एक्सिस पर मेजर रहता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर मेजर रहती है। क्लियर बात? जैसे ये कोई ऑर्बिटल है, कोई एक अन्य ऑर्बिटल ये हमारा है, ये इनकी एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो डेंसिटी होगी इस एक्सिस पर क्या होगी? इस एक्सिस पर मेजर रहेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर मेजर रहेगी, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसीलिए सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर बात? इसी रीजन से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफ़ी एनर्जी की आवश्यकता होती है।
सिग्मा बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। इसलिए अगर सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी की बात करें हम, तो लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर है? क्योंकि रिएक्टिविटी जो है स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी हाई होती है और रिएक्टिविटी लो होती है। उसका कारण ये है कि सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उनके एक्सिस पर आ जाती है। एक्सिस पर आने से उसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। क्लियर है? अच्छा, अब जानते हैं इसमें कितने टाइप से ओवरलैपिंग होती है, वो जानते हैं। क्लियर बात? ओवरलैपिंग होती है फर्स्ट एस ओवरलैपिंग। एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है हम जानते हैं कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, इस टाइप से स्फेरिकल। दूसरा एस ऑर्बिटल इसके साथ क्या करता है, ओवरलैप करता है। इसका एग्जांपल जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस। तो ये कंबाइन करते हैं तो जनरेट क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जनरेट होता है, दिस वन दिस वन। तो ये जो एरिया जनरेट हुआ ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्लियर बात? इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इसी को बॉन्डिंग को, दिस वन दिस वन। क्लियर बात? यानी ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो रहे, कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है, ये यहीं पर है, एक्सिस पर ही। इसलिए ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग, हेड टू हेड ओवरलैप है। और हेड टू हेड ओवरलैप को ब्रेक करना आसान नहीं होता, उसको काफ़ी एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर बात? अच्छा, ये तो एस ऑर्बिटल। एक होते हैं एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग, इसमें क्या होगा, एक हमारा एस एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा हमारा पी और एटॉमिक ऑर्बिटल। पी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उसकी शेप कैसी होती है, डंबल होती है। जब ये कंबाइन करता है तो ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। किस तरह से, दिस वन, ये सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर रहा है। क्लियर बात? अच्छा, तीसरी होती है पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग। पी पी ओवरलैपिंग में कैसे होता है, ये हमारा पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा पी एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। तो ये कंबाइन करेगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगी सिग्मा बॉन्ड की। ये जो बन गया ये हमारा क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर बात? तो तीन टाइप से ही ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग और पी पी ओवरलैपिंग। क्लियर बात? और हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, तभी ये बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्लियर बात? तो ये है सिग्मा बॉन्ड। और एक चीज़ और सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड की रिएक्टिविटी कितनी होती है, लेस रिएक्टिव होता है और स्टेबिलिटी हाई रहती है। और हाई स्टेबिलिटी का कारण ये कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलोंग ही रहता है। क्लियर बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है, एक चीज़ और ध्यान रखना आप इसी में, जब हम पी पी ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो फेस होता है, ये वाला जो फेस होता है, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। इसको बोलते हैं नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। और ये सिग्मा बॉन्ड है और ये इसकी क्या है, ये एक्सिस है। क्लियर? एक का टर्म समझ में आना चाहिए हमें। यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप वहीं पर कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये कंसेप्ट था हमारा सिग्मा बॉन्ड का। अब दूसरा जो बॉन्ड बनता है हमारा, वो बनता है पाई बॉन्ड, उसको बात करते हैं। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड
इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, ये पाई का सिंबल होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। किससे? साइड वाइज ओवरलैपिंग, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड जनरेट होता है। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, जैसे ही अभी एग्जाम्पल के बिहाफ हम बताएंगे, ये हमारा p ऑर्बिटल है और ये p दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल हमारा। क्लियर? साइड वाइज ओवरलैप की बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये इसके साथ कैसे साइड वाइज ओवरलैप करता है, ये ऐसे साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। क्लियर? ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ से, तो ये जनरेट कर रहा है पाई बॉन्ड। क्लियर है? तो साइड वाइज ओवरलैप करने से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये हमारा एक्सिस है, एक्सिस पर माइनर रहेगी, एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम रहेगी। एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से पाई बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? लो रहेगी, लो स्टेबिलिटी रहेगी, और रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी? हाई हो जाएगी। थर्ड में लिख देंगे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्सिस, फोर्थ हाई रिएक्टिविटी, और फिफ्थ लेस स्टेबिलिटी। ये सभी पैरामीटर पाई बॉन्ड से रिलेटेड है। ये हमें एक पॉइंट का पता होना चाहिए और रीजन सहित पता होना चाहिए। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर माइनर रहने की वजह से क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड क्या होगा? लेस स्टेबल बनेगा, और स्टेबिलिटी अगर लेस है तो रिएक्टिविटी उसकी क्या हो जाएगी? हाई रह जाएगी। इसलिए पाई बॉन्ड केमिकल रिएक्शन में इजीली पार्टिसिपेट हो जाता है, यानी पाई बॉन्ड को इजीली ब्रेक करने के बाद वो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन शो करता है, जैसे एडिशन रिएक्शन शो करता है जनरली पाई बॉन्ड। क्लियर बात? तो ये पाई बॉन्ड से रिलेटेड कंसेप्ट था। अब पाई बॉन्ड्स के हम थोड़ा से टाइप्स की बात करेंगे, पाई बॉन्ड्स कहाँ कहाँ फॉर्म होते हैं और सिग्मा बॉन्ड का उनके साथ क्या कोरिलेशन है। क्लियर बात? अब हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड की। तो सिंगल बॉन्ड जहां पर भी होगा, ऑल सिंगल बॉन्ड आर सिग्मा बॉन्ड। जितने भी एक सिंगल बॉन्ड जहां पर भी होगा वो सब क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे हम एग्जाम्पल बात करते हैं मीथेन CH4, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम तो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। तो ये सब सिग्मा बॉन्ड है। एकल बॉन्ड जितने भी हो वो सब क्या से होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि ये केवल और केवल जो फॉर्म हो रहे हैं, ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन कार्बन के बीच जो फॉर्मेशन हो रही है वो केवल हेड टू हेड ओवरलैपिंग से फॉर्म होते हैं। क्लियर बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होते हैं उन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड कंटेन वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। क्लियर बात? फॉर एग्जाम्पल जैसे C2H4 की बात करते हैं, इथीन की हम बात कर लेते हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस टाइप से फॉर्मेशन होती है। क्लियर? कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड बन रहे? डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन जो डबल है इनमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होता है। ध्यान समझ लेना। ओके, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, और जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्लियर बात? अच्छा, थर्ड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड। क्लियर बात? ट्रिपल बॉन्ड में वन सिग्मा बॉन्ड होता है और
2 पाई बॉन्ड बनते हैं उसमें। उसका एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। इथाइन का ले लेते हैं C2H2, इथाइन मॉलिक्यूल का ले लेते हैं। जब इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, देन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए तो सिग्मा बॉन्ड होगा। इन जो ये बॉन्ड बने यहाँ पर हमारे ट्रिपल बॉन्ड बने, इन ट्रिपल बॉन्ड में 2 तो सिग्मा है, 1 सिग्मा और 1 सिग्मा एंड 2 पाई, इस तरह शो करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, 2 क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। ये ध्यान रखना। क्लियर बात। तो ये जो कंसेप्ट है ये हमारे पाई बॉन्ड से रिलेटेड है। पाई बॉन्ड से रिलेटेड ये कंसेप्ट की जानकारी हमें होनी चाहिए। आप इनको ध्यान से नोट कर लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी टॉपिक है इसी चैप्टर से रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। इसको हम बात करते हैं, बंध लंबाई क्या होती है। क्लियर। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। जैसे हाइड्रोजन है H2 मॉलिक्यूल, तो ये जो 2 हाइड्रोजन HA और HB इन 2 से मिला है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होगी, ये इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी होगी। इस डायग्राम थोड़ा ठीक से बनाते हैं। दिस वन ऐसे कनेक्टेड होगी। इन दोनों न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन HA है, ये हाइड्रोजन HB, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी जो होगी, ये वाली दूरी, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्लियर बात। और बॉन्ड लेंथ बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है ये। इसको जनरली हम एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्लियर बात। और बॉन्ड लेंथ जो मेजरमेंट की जाती है एक्सरे टेक्निक्स के थ्रू हम स्टडी करते हैं। एक्सरे टेक्निक की हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर बात। अब पोलिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, अकॉर्डिंग टू पोलिंग बॉन्ड लेंथ जो होगी, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, सपोज हम यहीं पर बात कर रहे तो बॉन्ड लेंथ इक्वल टू हो जाएगी यहाँ पर RA प्लस RB, जहाँ RA क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ H एटम A एंड RB कोवेलेंट रेडियस ऑफ H एटम B। क्लियर बात। यानी जो बॉन्ड लेंथ होती है ये बॉन्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल के न्यूक्लियस के बीच की दूरी होती है और ये बहुत ही स्मॉल यूनिट होती है। इसको हम एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है और इसको एक्सरे टेक्निक्स की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं। और पोलिंग ने बताया था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ इक्वल टू सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियस, यानी कोवेलेंट रेडियस का क्या होता है, सम होता है। जैसे ये 2 न्यूक्लियस है, ये बॉन्ड लेंथ है, तो ये इसकी कोवेलेंट रेडियस ये RA होगी, इसकी RB होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होती है। क्लियर बात। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल के बिहाफ हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन एटम एंड क्लोरीन एटम की यदि हम बॉन्ड लेंथ की हम बात करें तो कार्बन की
अलग कोवेलेंट रेडियस होती है और क्लोरीन की अलग कोवेलेंट रेडियस होती है। कार्बन की कोवेलेंट रेडियस होती है आर सी इजकल टू होगा 0.77 एंगस्ट्रोम एंड Cl की होगी आर सी एल इजकल टू होता है 0.99 एंगस्ट्रोम। क्लियर बात। अगर कहीं पर इनकी कनेक्टिविटी इस तरह से हो रही हो सी सिंगल बॉन्ड Cl, तो इस केस में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ इजकल टू हो जाएगा 0.77 प्लस 0.99। तो इसका जो हम सम करेंगे 9 और 7 16, 9 7 16 1 17, 1.7 एंगस्ट्रोम होगी बॉन्ड लेंथ। और 1.7 जो ये बॉन्ड लेंथ है ये जज की गई एक्सरे टेक्निक्स की हेल्प से। क्लियर बात। तो ये कंसेप्ट था हमारा बॉन्ड लेंथ का। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पैरामीटर है जो बॉन्ड लेंथ को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो हेडिंग डालते हैं फैक्टर इफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फैक्टर अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से पैरामीटर है जो बॉन्ड लेंथ को डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। क्लियर। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम पैरामीटर बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बात करें विद्युत ऋणात्मकता की, ये हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके कि विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। आप इसके डेफिनेशन हमारी लास्ट वीडियो में हम देख सकते हैं। क्लियर है। जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हमने बात की थी। अच्छा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस प्रकार से इफेक्ट डालती है ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि हाई हो रही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की हाई हो रही, तो उस रेशो में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्लियर बात। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज ए बी दो एटम है, ये ए बी दो एटम है और इनकी हमको बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी हो, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी, बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बी इजकल टू होगा एटॉमिक रेडियस ऑफ आर ए प्लस आर बी। क्लियर। माइनस 0.09 इंटू ई ए माइनस ई बी। ओके। आर ए क्या है, रेडियस ऑफ एटम ए, आर बी क्या है, रेडियस ऑफ एटम बी, एंड ई ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और ई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। क्लियर बात। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू यदि ज़्यादा हो रही है, तो उसी हिसाब से क्या होगा, हमारी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि देखो ये वैल्यू ज़्यादा हो रही, ये वैल्यू ज़्यादा, यदि डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो रहा, देखो ये डिफरेंस यदि ज़्यादा हो रहा तो ये किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, और एटॉमिक रेडियस में से ये पैरामीटर क्या हो रहा है, लेस हो रहा, तो लेस होने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ आ रही। मैथमेटिक्स के हिसाब से आप देख सकते हो, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो उसी के रेशो में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ हमारी रिड्यूस होती चली जाएगी। अगर हम फॉर एग्जांपल एक बात कर लेते हैं, सी सिंगल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड एफ, तो इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ की अगर हम सब बात करने लगा, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो हम कंपटीशन में यही बात पूछ ली जाती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी थोड़ा हाई होगा इन कंपैरिजन टू Cl। तो इसकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, हाई होगी। क्लियर बात। ये अगर माइंड में इस तरह की बातें सेव करेंगे तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम
का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए वो प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, एक पैरामीटर और ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर हमारी बॉन्ड लेंथ को किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, इसके बारे में हम ध्यान से समझते हैं। अब ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर जैसे बढ़ता जाएगा, जिस रेशो में नंबर ऑफ बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, उस रेशो में बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी। अब जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और न्यूक्लियस को टाइटली पकड़ कर रखेगा। डबल बॉन्ड में क्या हो जाता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हो जाती है। भाई इसमें क्या होगा, इसमें तो केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें सिग्मा भी और पाई भी, इसमें 2 पाई और 1 सिग्मा। तो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस जैसे बढ़ रही है, तो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस बढ़ने से क्या होता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी घट जाती है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है जैसे सी सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और सी डबल बॉन्ड की जो ये 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है बॉन्ड लेंथ, और सी ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आप इस बिहाफ पर क्या जज कर रहे हैं कि जिस हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, तो उस रेशो में क्या हो रही, बॉन्ड लेंथ क्या हो रही, रिड्यूस हो रही। ये कंपटीशन के हिसाब से होते हैं, ये इस तरह की बातें पूछी जाती है एग्जाम्स में, कंपटीशन में यही आ जाता है। और कोई पैरामीटर दे देते हैं, उन पैरामीटर के बिहाफ पर हमको चेक करना होता है। क्लियर बात? तो ये हमारा टॉपिक था बॉन्ड लेंथ का। और इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने 3 टॉपिक पढ़े, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ, 3 पैरामीटर पढ़े। यदि ये 3 पैरामीटर आपको समझ में आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर समझ में न आए तो हमारी अगली वीडियो देखना, ताकि हम उनमें और सुधार कर सके। ओके, थैंक यू।